हेलो दोस्तों, इस पार्ट में हम उपभोक्ता संतुलन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका हम जो करने वाले कॉन्सेप्ट यानी लेक्चर नंबर ये हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, लेक्चर नंबर थर्ड करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने एक वस्तु के रूप में उपभोक्ता संतुलन की शर्त को देखा था। अब हम जो देखने वाले हैं वो है दो वस्तुओं के रूप में उपभोक्ता संतुलन की शर्त। बट उससे पहले जो थोड़ा सा रह गया था पोर्शन वो कर लेते हैं। एक वस्तु के रूप में उपभोक्ता संतुलन की शर्त में मैंने जो भी आपको बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि जब अगर MUX अगर आपके PX के बराबर हो जाए, MUX अगर आपके PX के बराबर हो जाए तो वो संतुलन की अवस्था होती है, यानी उपभोक्ता को उस टाइम पे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। क्या होती है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, देखो मैंने क्या कहा था, मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो ये दो तीन पोर्शन मेरे इस टाइम पे रह गए थे तो मैंने कहा यहाँ करा देता हूँ कंप्लीट। तो MUX बराबर PX हमने पढ़ लिया था कि संतुलन की अवस्था होती है, यहाँ पे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। क्लियर? जबकि अगर हमारा MUX अगर ज्यादा हो जाता है किससे? PX से। अगर हमारा MUX PX से ज्यादा हो जाता है इसका मतलब उपभोक्ता को ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, यानी यूटिलिटी जो है ना उपभोक्ता को ज्यादा मिल रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, यानी कीमत के रूप में। अगर उपयोगिता देखें तो उपयोगिता आपको ज्यादा मिल रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जो यूटिलिटी है वो आपको ज्यादा मिल रही है। बट अगर आपकी MU यानी सीमांत जो उपयोगिता है वो आपकी कम है किससे? प्राइस से, तो हम बोलेंगे कि उपभोक्ता को ना कम यूटिलिटी मिल रही है, यानी कम उपयोगिता मिल रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। क्लियर? तो ये पोर्शन छूट गया था, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है एक नंबर के लिए। नाउ अब हम पढ़ते हैं दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की शर्त। तो मैंने कहा दो वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वह अपनी दी हुई आय को या अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात, यानी जैसे MUX अपॉन में PX। X मैंने कहा था एक वस्तु है, P मतलब प्राइस, तो वस्तु X की प्राइस और वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, ये दोनों का अनुपात, सीमांत उपयोगिता और प्राइस का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता एवं उसकी कीमत के अनुपात के क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। और दूसरी वस्तु, दो वस्तु है तो दो वस्तु लेनी है, MUY अपॉन में PY, यानी MUY मतलब वही गुड्स Y की सीमांत उपयोगिता और गुड Y की कीमत। क्लियर है? तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमने क्या बोल दिया उसको? दो वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की शर्त। क्लियर? अगर आपको याद हो तो एक वस्तु हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं उसे? एक वस्तु के रूप में उपभोक्ता संतुलन की शर्त। और दो वस्तु में क्या है? एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात बराबर हो जाए, दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर। और MUM हम वहां पे भी लेते थे, यहाँ पे भी लेते हैं, मुद्रा के रूप में सीमांत उपयोगिता। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आता आपके पास सम सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कई बार पूछ लिया जाता है तो बच्चे कहते हैं ये क्या नया टॉपिक है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम कॉपी है। ठीक है, बस आपको याद रखना होता है कि जब हम इस चीज को पढ़ रहे होते हैं ना, उपभोक्ता संतुलन को हम पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता की जो इनकम है ना वो क्या है? दी हुई सीमित आई है, यानी हम ये नहीं मानेंगे उपभोक्ता की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कम हो गई। हम बोले जो सीमित आई है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। दूसरा हम ये मानते हैं कि जो उपभोक्ता हमारा वो क्या है? विवेकशील है, यानी दिमागदार है, वो दिमाग लगा करके गुड्स लेने वाला, ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। क्लियर है? अपने आय के दायरे में रह करके। तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब वह अपनी दी हुई सीमित आय को एक इस प्रकार से खर्च करें कि एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। तो काफी आसान थे, तो दो नियम है, दोनों में से एक पेपर में कई बार आता है। क्लियर है ना? काफी आसान सा है, या तो नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करने से पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके लिए। एक वस्तु के रूप में क्या था कि जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो जाए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो जाए, सॉरी, ठीक है ना? तो यहाँ पे हो गया। जबकि दूसरे में क्या है? एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यहाँ पे सीधे बराबर, यहाँ पे इस तरह से बराबर। क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे देखिए, इसको उतारने से पहले याद रखना, पहले हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन जैसे हमने वहां पे पढ़ी थी ना, जो मैंने इस वीडियो में बताई आपको, ऐसी तीन कंडीशन इसकी भी पढ़ लेते हैं ताकि ये छूट ना जाए। देखो, MUX अपॉन में PX इक्वल टू MUY अपॉन में PY, अगर ये बराबर होते हैं तो ये कौन सी अवस्था होती है? संतुलन की अवस्था होती है। किसकी होती है? संतुलन की अवस्था होती है। याद रखना, ये जो एक वस्तु और दो वस्तु है ना, इसमें से पेपर में आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, और बच्चों को सबसे कठिन भी लगता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों, बहुत ज्यादा आसान सा टॉपिक है।
ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका होगा अब तक तो ये कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन में पी वाई इजगल टू एम यू एम। तो ये हमारा जो है ये संतुलन की अवस्था होती है। बट अगर मान लो पेपर में आया कि ये क्या शो कर रहा है कि जब आपका एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स जो है ना वो ज़्यादा है, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स क्या है, ज़्यादा है किससे, एम यू वाई अपॉन में पी वाई से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हम बोलेंगे कि ये शो कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि उपभोक्ता जो है ना वो वस्तु X के ज़्यादा खरीदेगा किसकी जगह पे, वस्तु Y को। यानी ये शो करेगा, ये प्रॉम्प्ट करेगा, प्रॉम्प्ट मतलब होता है मजबूर करेगा, ये मजबूर करेगा कंज्यूमर को कि बाई करे, वो क्या खरीदे, मोर ऑफ X, यानी गुड X को ज़्यादा खरीदे। बात को समझो, यानी ये इक्वेशन के हिसाब से पता चल रहा है कि ये कंज्यूमर यानी उपभोक्ता को मजबूर कर रहा है कि आप गुड X को ज़्यादा खरीदो किसकी जगह, गुड Y को। क्लियर है। और लास्ट थर्ड पॉइंट जो आपका है इसको बना लेना और हिंदी में लिख देना जो मैं बोल रहा हूँ। अगली क्वेश्चन बता रही है ये उपभोक्ता को मजबूर करेगा कि आप किसको ज़्यादा खरीदो, Y को ज़्यादा खरीदो, यानी इसको ज़्यादा खरीदो किसकी जगह पे, वस्तु X की जगह पे। क्लियर है, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तालिका देख लीजिए फटाफट से इसकी। ठीक है, आपको तालिका आराम से समझ में आ जाएगी। मैंने कहा देखो मान लीजिए एक उपभोक्ता के पास कितने रुपए टोटल, 30 रुपए टोटल है। क्लियर है। अब याद ना बढ़ाना मत इसको, 30 है तो बात हम 30 पे ही बात करेंगे। ठीक है, सीमित आय पे 30, और वो है इस रुपए को दो वस्तुएं खर्च करना चाहता है, वस्तु X और वस्तु Y पे खर्च करना चाहता है। वस्तु X की कीमत देखें तो 4 रुपए है, एक गुड्स की वस्तु की अगर X की एक इकाई खरीदते हो ना तो 4 रुपए की है वो, और अगर वस्तु Y की एक इकाई खरीदते हो तो वो 2 रुपए की है। तो इस हिसाब से हम तालिका प्रिपेयर करने वाले हैं। तालिका आपको आनी चाहिए बनाना। देखो इतना आसान तालिका बना रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखो 1 से लेकर के मैंने 10 तक यहाँ गिनती लिख ली है। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे ना 8 का टेबल लिखना है यहाँ से। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 8 जो 64, 8 निम 72, और 8 को 10 बार करूँगा तो हमारा 80 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। फिर क्या करना, आप इसका हाफ 8 का हाफ कर देना और उसको Y में कर देना स्टार्ट। यानी ऐसे में करूँ तो 8 का आधा कितना होता है, 4, तो 4 का टेबल यहाँ पढ़ लो, 8 12 16 20 24, 24 के बाद क्या आएगा 28, फिर 32 36 और फिर 40। बड़ा इजी से टेबल आपको बन गई है यहाँ तक। उसके बाद इसने कहा एम यू एक्स को पी एक्स से डिवाइड कर दो। तो एम यू एक्स को पी एक्स से डिवाइड करता हूँ तो पी एक्स कितना मेरा, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स 4 रुपए, तो 4 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 20। उसके बाद 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 6 जा कितना 64। इस तरह से आप डिवाइड करोगे तो दो दो के हिसाब से कम हो रहा है। क्लियर, ये आपका बन गया। देखो टेबल आपको समझ में भी आ रही है। पहले मैंने 8 का टेबल लिखा, यहाँ मैंने उसको हाफ किया तो 4 का टेबल बन गया। फिर मैंने देखा 4 से डिवाइड करना, क्योंकि मैंने 4 रुपये मान के चलाऊं कि कीमत 4 रुपये है, तो 4 से डिवाइड किया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 2 रुपये से, क्योंकि पी वाई कितना मेरा 2 रुपये है, तो 2 से डिवाइड करता कितना आएगा 20। फिर आ रहा है 18, लगभग सेम ही आ रहा ना, 16 14 12 10 8 6 4 2। गलती से हमने एक जैसा मान लिया शायद, इसलिए ठीक है ये आ गया हमारा एक जैसा आ गया। अब हम बोलेंगे ये बताओ उपभोक्ता कौन से गुड्स को खरीदेगा। देखो मैंने कहा जहां पे हमारा एम यू एक्स हमने पढ़ा था, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इजगल टू आ जाए एम यू वाई अपॉन में पी वाई। अब बच्चा कहता भाई आपने जो टेबल लिया ना, गलती से हमने टेबल जो एक जैसा आ गया सेम, तो सारे सेम आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ भी एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स बराबर है एम यू वाई अपॉन में पी आई के, हर जगह देखो बराबर आ रहा है। तो अब क्या करें, क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अभी भी देखो क्या है, हम देखो हर जगह बराबर आ रहा है, मतलब हम देखेंगे इसके ऊपर उपभोक्ता कितने रुपए पड़े हुए हैं, 30 रुपए पड़े हैं। इसका मतलब 20 और 20 40, यानी यहाँ तो वो खरीद नहीं सकता। यहाँ की बात तो हम करेंगे ही नहीं। 18 18 36 हम यहाँ की बात भी नहीं करेंगे। 16 16 32 होते नहीं करेंगे। 14 14 28 हम यहाँ की बात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने दायरे के अंदर है। ठीक है, ये 12 12 आ रहा है, ठीक है, 24 से कुछ ज़्यादा कम हो गया। हमें तो अपने पैसों को इस तरह से खर्च करना है,
कि हमें मैक्सिमम संतुष्टि मिले, तो हम कम क्यों खरीदे, हमें तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, हमें यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे 14 यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, यानी कौन से यूनिट पे, 4 यूनिट पे, यानी जहाँ पे यूनिट 4 है वहाँ पे उपभोक्ता हमारा क्या होगा, संतुलन की अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा हमारे पास 30 रुपये, तो हम कोशिश करेंगे ना कि देखो हम 30 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, और हम कम भी क्यों खर्च करें, हम मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं, मैंने कहा इतना तो हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी नीचे डाउन हो जाएगा। क्लियर है, तो हम कौन से यूनिट पे आ जाएंगे, हम बोलेंगे इकाई 4 पे, जहाँ पे इकाई 4 है वहाँ पे उपभोक्ता क्या आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ तक बना लिया, प्लीज़ इसे बना लो, उसके बाद इसका डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं, और अगर डायग्राम देखे ध्यान से तो इसका डायग्राम थोड़ा कम ही पूछा जाता है। देखो क्या है डायग्राम में, इस तरह से हम बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने 0 और y लिया, यहाँ भी 0 और y लिया। क्लियर है, यहाँ मैंने उपयोगिता यानी यूटिल्स ले लिया, वहाँ भी उपयोगिता यूटिल्स ले लिया है मैंने। नीचे वस्तु x का उपभोग यानी उसकी इकाइयाँ यानी मात्रा की बात कर रहा हूँ मैं पहले, और नीचे लिखा है वस्तु y का उपभोग, यहाँ तक क्या है उसका, वस्तु y की बात कर रहा हूँ एक तरीके से। क्लियर है, तो पहले इस ढांचे को मैंने बना लिया, आप भी बना लो उसे फटाफट से। देखो उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, MUX इधर से बनाया, एक MUX यहाँ से बनाया, आप थोड़ा सीधा लाइन बना देना, सीधी लाइन MUY। ठीक है, MUX यहाँ से खींचा, MUY वहाँ से खींचा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना भी बना लोगे आपको आप पूरे नंबर मिलने वाले। ठीक है, MUX MUY, और जहाँ पे एक कट किया, ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन सीधी मिलाते हुए दिखा देना है। इस तरह से, ठीक है ना, जहाँ पे कट किया, ठीक है ना, यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए फटाफट से दिखा देना। बिल्कुल मैं आपके साथ साथ बना रहा हूँ डायग्राम, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि हो क्या रहा है। ये क्या है, ये जो पॉइंट होगा ये क्या दिखाएगा, संतुलन की अवस्था को शो करेगा, संतुलन की अवस्था को ही शो करेगा। ठीक है, तो इतना भी डायग्राम अगर आप बना के आए तो बाकी काउंटिंग लिखनी होती है। ठीक है, यहाँ आप 0 से 100 तक, यहाँ भी 0 से 100 तक काउंटिंग इस तरह से लिख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी बना के आओ, आपको नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बना लिया है, आप भी प्लीज फटाफट से डायग्राम खत्म कर लीजिए पहले। आगे देखो 2 डेफिनेशन आपके सामने और आती है, एक आता है उपभोक्ता बंडल, एक आता है उपभोक्ता बजट। ठीक है, उपभोक्ता बंडल क्या होता है, उपभोक्ता बंडल दो वस्तुओं के उन मात्रात्मक संयोगों को दर्शाता है। संयोग मतलब कॉम्बिनेशन, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो उपभोक्ता बंडल 2 वस्तुओं के उन मात्रात्मक संयोगों को बता रहा है, उन कॉम्बिनेशन को बता रहा है। जैसे बीड़ी का बंडल होता है ना, या किसी भी चीज़ का बंडल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वही हिसाब है कि उपभोक्ता बंडल 2 वस्तुओं के उन मात्रात्मक संयोगों को बताता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। बात खत्म। तो उपभोक्ता बंडल क्या, उपभोक्ता बंडल 2 वस्तुओं के उन संयोगों को बता रहा है जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से, जो उसके पास आय है उससे वो खरीद सकता है। क्लियर हो गया। आगे उपभोक्ता बजट, यह उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति को दर्शाता है। पहली बात तो यह उपभोक्ता की आता है, तो उपभोक्ता बजट जो है वो उपभोक्ता की वास्तविक क्रय शक्ति को दर्शाता है। इसका मतलब रियल परचेजिंग पावर को दर्शाता है। ठीक है, जिससे उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से 2 वस्तुओं के निश्चित सर्टेन मात्रात्मक बंडल, सर्टेन क्वांटिटेटिव, ठीक है, बंडलों को उनकी दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है, खरीद लेता है। बात को समझना। उपभोक्ता बजट क्या बता रहा है, देखो उपभोक्ता बंडल हमने कहा कि 2 वस्तुओं के उन मात्रात्मक संयोगों को बताएगा जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। इससे थोड़ा आगे का बड़ा हुआ लेवल, उपभोक्ता बजट ये उपभोक्ता की वास्तविक रियल परचेजिंग पावर को बता रहा है, जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और जो वस्तुओं की जो कीमतें हैं जो चल रही होगी उन कीमतों पर, ठीक है, 2 वस्तुओं के निश्चित मात्रा में बंडलों को खरीद लेता है। यानी सर्टेन कुछ बंडलों को वो खरीद लेगा। ठीक है, जो भी कीमतें उनकी चल रही होगी और जो भी उपभोक्ता की आय होगी उस पर, उसको ध्यान में रखते हुए, तो हम कहते हैं उपभोक्ता बजट। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 का यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में हम तटस्थ वक्र, अनधिमान वक्र जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके बाद, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपभोक्ता संतुलन हमने खत्म कर लिया, जो कि काफी ज्यादा मतलब एक तरह से लगा, बच्चे कहते थे छोड़ना है इस पोर्शन को, बट आप छोड़ेंगे नहीं, अब हमने सारा कवर कर लिया है। इसके अलावा हम अभी इसके बाद तटस्थ वक्र वाला क्वेश्चन करेंगे, देन जो बच गया है चैप्टर में छोटे मोटे पोर्शन वो सारा खत्म करेंगे इसका। ठीक है, यानी 1-2 पार्ट और बनने वाले, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।